बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। का पहला चैप्टर फिजिक्स का है, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें आपको सबसे पहले प्रकाश के बारे में बताया जाएगा। प्रकाश क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए चैप्टर का नाम पड़ा हुआ है प्रकाश, यही आपकी पहली हेडिंग भी होती है। प्रकाश किसे कहा जाता है, तो आप लोग जानते हैं कि प्रकाश जो हमारे आसपास वातावरण में मौजूद उजाला जो होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। लेकिन विज्ञान की भाषा में उसी प्रकाश को देखिए किस प्रकार से डेफिनेशन दिया गया है। प्रकाश एक ऐसी बाह्य कारक ऊर्जा होती है जो हमारे मस्तिष्क की ज्ञानेंद्रियों को जागृत करता है, जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। प्रकाश एक ऐसी बाह्य कारक ऊर्जा होती है जो हमारे मस्तिष्क की ज्ञानेंद्रियों को जागृत करता है, जिससे हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए इधर एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु को आपको देखना है, तो क्या इसे अगर अंधेरे कमरे में रख दिया जाएगा तो ये आपको दिखाई देगा? नहीं देगा ना। उसके लिए हमें एक माध्यम की आवश्यकता होगी जिसे फोकस कहा जाता है। अब वो चाहे टॉर्च के माध्यम से फोकस किया जाए या विद्युत बल्ब के माध्यम से किया जाए या डायरेक्टली सूर्य के प्रकाश में रखा जाए, तभी वो वस्तु हम देख सकते हैं। यानी हर वस्तु को देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की। तो प्रकाश के माध्यम से हमारे मस्तिष्क की ज्ञानेंद्रियां भी जागृत होती हैं, उसी के माध्यम से वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। चलिए इसके बाद इसका अगला टॉपिक है दीप्त और अदीप्त वस्तुएं। दीप्त और अदीप्त वस्तुएं, ठीक। दीप्त किसे कहा जाता है और अदीप्त किसे कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो खुद के प्रकाश से चमकती हैं, वे वस्तुएं जो खुद के प्रकाश से चमकती है, यानी कि जिसमें खुद का प्रकाश होता हो, उसी को क्या कहा जाता है? दीप्त वस्तु कहा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? जिन वस्तुओं को चमकाने के लिए अपना खुद का प्रकाश होता है, उसी को क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य है, तो सूर्य देखिए अपने समय से सुबह और शाम के समय जैसे उगता है, उसी तरीके से वो अपने समय से उगता है और समय से अस्त हो जाता है, किसी का इंतजार नहीं करता है। और सूर्य के उगने के बाद पूरे संसार में उजाला हो जाता है, ठीक। तो वो वस्तु एक ऐसी वस्तु है जिसको किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसी के सापेक्ष उदाहरण हम आपको दे रहे हैं वैद्युत बल्ब का। पहला उदाहरण क्या है? वैद्युत बल्ब। दूसरी है लालटेन और तीसरा है टॉर्च। तीसरा क्या है? टॉर्च है। ये तीन उदाहरण जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये दीप्त वस्तु के उदाहरण है, ठीक है। ये किसके उदाहरण है? दीप्त वस्तुओं के उदाहरण है। और इसके बाद आता है अदीप्त। क्या आता है? अदीप्त वस्तुएं। अब अदीप्त वस्तुओं को ध्यान दीजिए। दीप्त में हमने बताया कि वह वस्तुएं होती हैं जिनमें खुद का प्रकाश होता है, उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो इसका मतलब अदीप्त वाले में क्या होता होगा कि इनमें खुद का प्रकाश नहीं होता है, इनमें खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए, वो क्या हो सकते हैं? कुर्सी, मेज, ईंट, इन सब वस्तुओं को ध्यान दीजिए। ये वस्तुएं अदीप्त में आती हैं, क्योंकि इनको अगर अंधेरे कमरे में रखा जाएगा तो ये कभी दिखाई नहीं देंगी। उसके लिए हमें टॉर्च, लालटेन या विद्युत बल्ब का सहारा लेना होगा फोकस करने के लिए, तब ये वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अदीप्त वस्तु कहा जाता है। बात समझ में आ गई है? इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। दीप्त का उदाहरण ये वाला है और अदीप्त का उदाहरण नीचे दिया गया है, ठीक। चलते हैं, अगला टॉपिक है आपका अगला टॉपिक है प्रकाश परावर्तन। प्रकाश
प्रकाश परावर्तन। अब ध्यान दीजिए, प्रकाश तो हम लोग जान रहे थे, और एक शब्द उसी प्रकाश के आगे जुड़ गया है परावर्तन का। तो प्रकाश मिल करके जो परावर्तन हो रहा है, यानी जब प्रकाश की किरण अपने किसी एक माध्यम से चलकर जब वो आती है तो टकरा करके वापस जाती है, उसी वापस लौटने की क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये चित्र आपके सामने है, इसी चित्र के माध्यम से हम आपको विदोष समझा देते हैं। ये एक मिरर लगा हुआ है, मिरर मीन्स शीशा। ये प्रकाश की आने वाली किरण है, इसका नाम है आपतित किरण। और ये परावर्तित किरण है। ये परावर्तित किरण है, और बीच में जो डाला गया है इसका नाम है अभिलंब। ध्यान से देखिएगा परिभाषा प्रकाश परावर्तन की। जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर किसी समतल से टकराता है, ठीक, जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर किसी समतल या दर्पण से टकराता है तो वह उसी माध्यम में लौट जाता है। यही प्रकाश के लौटने की यही क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश परावर्तन से संबंधित दो नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और बीच में खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ध्यान से देखिए, फिगर में सब कुछ स्पष्ट है। आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब देखिए ध्यान से, तीनों एक बिंदु से होकर के निकले हुए हैं। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या है कि जो ये आपतित किरण के मध्य में कोण बना हुआ है इसका नाम है आपतन कोण, और जो परावर्तित किरणों के मध्य में कोण बना है इसका नाम है परावर्तन कोण। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। क्लियर हुआ बात? एक बार फिर से इसे ध्यान से देख लीजिए। प्रकाश परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से चलकर किसी समतल से टकराती हैं तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके प्रमुख दो नियम हैं। नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण और बीच में खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका अगला टॉपिक है प्रतिबिंब। अगला टॉपिक है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहा जाता है, पहले इसकी परिभाषा जान लीजिए। परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं, यानी मिलती हुई प्रतीत होती हैं। परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर अभिसरित होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब वास्तव में कई प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है प्रतिबिंब। पहला है आपका वास्तविक और दूसरा है आभासी। पहला है वास्तविक और दूसरा है आभासी। ध्यान से देखिएगा ये फिगर। यहां सामने अगर कोई दर्पण रखा हुआ है और यहां से कुछ प्रकाश की किरणें गुजारी जा रही हैं, ठीक। ये किरण यदि दर्पण को भेद कर आर पार हो जाएगी तब तो दर्पण की इस पार में रखी हुई वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई देगी, ठीक। जैसे यही सारी किरणें जब निकलेंगी बाहर तभी तो इस वस्तु पर फोकस पड़ेगा ना, तो ये वस्तुएं तब आपको दिखाई देंगी। इसे क्या कहा जाता है? वास्तविक। क्योंकि इसकी जितनी भी किरणें आती हैं सब दर्पण को भेद करके आर पार हो जाती हैं, बाहर रखी हुई वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई देने लगती है, इसीलिए इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। आभासी में आइए, इसमें क्या होता है कि इसमें भी एक प्रकार का शीशा या दर्पण लगा होता है। प्रकाश की किरणें यहाँ से भी गुजारी जाती हैं, लेकिन जितनी किरणें गुजारी जाती हैं उनमें में से कुछ किरणें यहीं से
टकरा करके वापस लौट जाती है और कुछ किरणें दर्पण के आर पार निकल आती है, जिससे सामने रखी हुई वस्तु पर पूरा फोकस नहीं पड़ पाता है। सामने रखी हुई वस्तु पर पूरा फोकस नहीं पड़ पाता है और इसके वजह से वह वस्तु हमें हल्का दिखाई देती है, धुंधला दिखाई देने लगती है। ठीक है ना, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। बात समझ में आ गई है? चलिए अगला स्टेप आपका है दर्पण। दर्पण मीन्स होता है मिरर। ठीक है, क्या होता है? मिरर। एक प्रकार का गोला है जो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये गोला कांच का बना हुआ है। ठीक है, ये गोला किसका बना हुआ है? कांच का। इसीलिए इसका नाम रखा गया है दर्पण। तो आपको इसकी परिभाषा जो बतानी है वो वेरी सिंपल है। दर्पण कांच का बना हुआ एक खोखला गोला होता है। दर्पण जो होता है वो कांच का बना हुआ एक खोखला गोला होता है, जिसे दर्पण कहते हैं। अब इसको ध्यान दीजिए, यदि यहीं से डिवाइड कर दिया जाए, काट दिया जाए इसे, ठीक है, तो काट देने पर आपका दो पार्ट तैयार होगा ये तरीके से। जैसे आप लोग देखे होंगे फटी हुई गेंद, देखे हो ना, फटी हुई गेंद देखे हो? तो जो फटी हुई गेंद होती है, इसको जब आधे आधे पर से डिवाइड कर दिया जाता है तो यही तरीके का आकार वो ग्रहण कर लेता है। अब इसमें अगर इन्हीं दोनों गेंदों को हम ऐसे करके लगा दें तो ये आकार हो जाएगा, और अगर ऐसे मिला दें तो आपका गोला तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, यानी आपके सामने दर्पण के दो प्रमुख भाग दिखाई दे जो गोलीय दर्पण से कटे हुए हैं। ठीक, वो दर्पण के प्रमुख भाग क्या है? इसका नाम है अवतल, अवतल दर्पण, और इनका नाम है उत्तल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है? ध्यान से समझिएगा बात को। अभी दर्पण के बारे में हमने बात किया कि यह कांच का बना हुआ एक खोखला गोला होता है जिसे दर्पण कहते हैं। इसके प्रमुख दो भाग होते हैं, वो दोनों भाग आपके सामने हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब हम जानते हैं अवतल दर्पण किसे कहा जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण वो होता है जिसमें जिसका परावर्तन दबे हुए तल से होता हो। जिस दर्पण का परावर्तन कहां से होता हो? दबे हुए तल से। तो इसमें देखिए इसका दबा हुआ तल यही तो है ना, तो इसमें जो परावर्तन होता है तो वो कहां से होता है? दबे हुए तल से होता है, और इसी को अवतल दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण क्या होता है? इसका परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, यहाँ मिडिल पॉइंट से, बीचों बीच से एकदम। जब उभरे हुए तल से होगा तो ये तत्काल किरणों को फैला देता है। ठीक है, जब इस पर प्रकाश की किरणें टकराती हैं तो टकराने के पश्चात वो चारों दिशाओं में फैल जाती हैं। ठीक है, इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग हमेशा किस वस्तु को देखने के लिए किया जाता है? पास की वस्तुओं को। ठीक है, जो पास की वस्तुएं होती हैं वो जब हमारी आंखों से नहीं दिखाई देती हैं तो उसको देखने के लिए हमारे आंखों के सामने उत्तल लेंस लगाया जाता है। डॉक्टर जो है चश्मे में कौन सा लेंस लगाता है? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस क्या करता है? निकट के प्रतिबिंब का आकार बड़ा कर देता है, इसीलिए हमारे सामने रखी हुई वस्तु हमको बड़े प्रतिबिंब में दिखाई देने लगती है। जबकि अवतल दर्पण का कार्य क्या होता है कि यह आने वाले संपूर्ण प्रकाश की किरणों को अपने सेंटर पॉइंट पे केंद्रित करके उसे एक सीधी रेखा में बहुत दूर तक आगे निकाल देता है, बहुत दूर तक भेज देता है। उदाहरण के लिए आपको हम बता दें, एक लेजर लाइट आती है, लाल कलर में जलती है वो, यहाँ से अगर उसका फोकस किया जाए तो पता नहीं कितना दूर तक जाता है, काफी लंबा होता है वो। तो लेजर लाइट का उदाहरण इसी पर होता है, क्योंकि उसके लेंस के सामने कौन सा लेंस लगा होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण लगा होने के कारण जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं वो एक सीधी रेखा में बहुत दूर तक चली जाती हैं। इसके लिए यही माना जाता है कि जब हमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं तो हमारी आंखों के सामने कौन सा लेंस लगाते हैं? अवतल लेंस लगा देते हैं। ठीक है, ये आपका दर्पण हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? अगला टॉपिक है